नमस्कार साथियों, YouTube के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। मैंने पहली क्लास राजस्थान का बेसिक स्ट्रक्चर अपडेटेड जो है वो आपको समझाया था। उसके साथ में ही मैंने आपके समक्ष मरुकांतार यानी कि वाल्मीकि जी से लेकर रामायण काल से संबंधित जानकारी बताई थी। दूसरी क्लास में मैंने आप लोगों के समक्ष महाभारत कालीन, मौर्य कालीन और गुप्त कालीन जो परिप्रेक्ष्य में राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो समझाया। तीसरी जो क्लास है उस क्लास में मैंने राजपूतों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है उनके बारे में आपको बताया था। फिर विभिन्न राजपूतों की जो शाखाएं हैं, उन राजपूतों की शाखाएं, उनके क्षेत्र, उनके वंश, उनकी कुल देवियां, उनकी जो क्षत्रिय हैं, उनसे संबंधित एक जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई है। आज इस क्लास में मैं मेवाड़ राजवंश को शुरू करने जा रहा हूं। मेवाड़ राजवंश की बात करें तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा ये अपने आते हैं मेवाड़ राजवंश में। मेवाड़ राजवंश, तो मेवाड़ राजवंश की बात कर रहे हैं और इस मेवाड़ राजवंश में उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा का क्षेत्र अपने मेवाड़ राजवंश में आता है। इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो वागड़ क्षेत्र है वो भी मेवाड़ के सिसोदिया शासकों के अधीन रहा है। इसी तरह से अपने शाहपुरा जो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है वो भी मेवाड़ के सिसोदिया शासकों के अधीन रहा है। और इसी तरह से जो प्रतापगढ़ है वो भी अपने सिसोदिया शासकों के अधीन रहा है। तो मैं बात कर रहा हूं मेवाड़ राजवंश की, और मेवाड़ राजवंश का जो क्षेत्र है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा और इन्हीं से जुड़ेंगे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा और प्रतापगढ़ के क्षेत्र। अब मैं आपको इस मेवाड़ राजवंश के अंदर क्षेत्र मैंने बताया है मेवाड़ राजवंश का उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला और शाहपुरा, प्रतापगढ़ का। यहां अगर मैं आपसे बात करूं कि इनका जो वंश है उस वंश में गुहिल वंश है। कौन सा वंश है? गुहिल। कहीं कहीं इन गुहिल को गहलोत भी कहा जाता है, इन्हें गुहिलोत भी कहते हैं। तो जो गुहिल वंश है, इस गुहिल वंश की जो स्थापना की थी उनका नाम है गुहादित्य। गुहादित्य, तो जो गुहादित्य है ये गुहिल वंश के संस्थापक है। गुहिल वंश की स्थापना गुहादित्य ने की थी और 566 ईस्वी के अंदर की थी। तो आपको सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि गुहिल या गहलोत वंश की स्थापना किसने की? गुहादित्य ने की और 566 ईस्वी के अंदर की थी। फिर इस गुहिल वंश के बाद में आने वाले समय के अंदर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करेगा और 1303 के अंदर चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम खिजराबाद रख देगा और अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का संरक्षक बना देगा। यहां रतन सिंह से रावल शाखा खत्म हो जाएगी और सिसोदिया गांव का रहने वाला राणा हमीर 1326 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ को पुनः जीतेगा और सिसोदिया वंश की स्थापना कर देगा। तो यही गुहिल आगे जाके सिसोदिया कहलाए, यही गुहिल आगे जाके सिसोदिया कहलाए और सिसोदिया वंश की जो स्थापना है वो करेगा राणा हमीर। और राणा हमीर 1326 ईस्वी के अंदर सिसोदिया वंश की स्थापना करता है। तो यहां पर वह वंश गुहिल और आगे जाकर क्या बनेगा? सिसोदिया बनेगा। यहां की जो कुल देवी है, इन कुल देवी का नाम है बाण माता। बाण माता, इस बाण माता को बायण माता के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो बाण माता है, ये बाण माता का मूल मंदिर प्रतापगढ़ में है और अन्य मंदिर इनका उदयपुर के अंदर भी है। तो जो कुल देवी है वो बाण माता या बायण माता, इनका मंदिर प्रतापगढ़ और उदयपुर के अंदर। शॉर्ट में मैं प्रतापगढ़, उदयपुर ऐसे लिखूंगा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा और प्रतापगढ़, इसको आपको ध्यान रखना है। इनकी जैसे कुल देवी है इस तरह से आराध्य देव है इनके, आराध्य देव। और इनके जो आराध्य देव है वो है एक लिंग जी। एक लिंग जी, ये जो एक लिंग जी है, इन एक लिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी के अंदर है। कैलाशपुरी
पुरी, और ये कैलाशपुरी है अपने नागदा के अंदर और नागदा है अपने उदयपुर के अंदर। तो एकलिंग जी इनके आराध्य देव हैं। तो अपन बात कर रहे हैं क्षेत्र, इनका वंश, इनके कुल देवी और इनके आराध्य देव। आराध्य देव जी एकलिंग जी है जिनका मंदिर कैलाशपुरी नागदा उदयपुर के अंदर है। एकलिंग जी को मेवाड़ के जो महाराणा है वो एकलिंग जी को मूल रूप से मेवाड़ का शासक मानते हैं और अपने आप को उनका दीवान मानते हैं। एकलिंग जी चार मुखी शिवलिंग है जो काले संगमरमर से बना है और ये लकुली संप्रदाय जो पाशुपत संप्रदाय का एक भाग है उसका मुख्य केंद्र है। आने वाले समय में इस एकलिंग जी का जो मंदिर है वो बप्पा रावल बनाएगा। तो ये मैंने बात की है, सामान्य जानकारी की बात कर रहे हैं। अब यही मैं बात कर रहा हूं मेवाड़ की स्थापना की, मेवाड़ की स्थापना की। तो जो मेवाड़ की स्थापना है वो बप्पा रावल करता है। मेवाड़ की स्थापना बप्पा रावल करता है। इस बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। बप्पा रावल बचपन में हरित ऋषि की गायें चराते थे। हरित ऋषि एकलिंग जी के पुजारी थे और राष्ट्र सेनी माता के भी वो परम भक्त थे। तो बप्पा रावल ने हरित ऋषि का आशीर्वाद यानी कि एकलिंग जी के पुजारी हरित ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त किया और 734 ईस्वी में सेना इकट्ठी करके चित्तौड़ के जो शासक था उस समय मान मोरी, जिसे मान मौर्य भी कहा जाता है, उसको पराजित किया और मेवाड़ की स्थापना कर दी। तो मेवाड़ की स्थापना बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में की और चित्तौड़ को जीता, चित्तौड़ दुर्ग को जीता। और चित्तौड़ दुर्ग में किसको हराया इन्होंने? मान मौर्य को। तो मेवाड़ की जो स्थापना है वो बप्पा रावल करता है, 734 ईस्वी में करता है और चित्तौड़ दुर्ग के जो शासक है वो मान मौर्य को पराजित करता है और मेवाड़ की क्या कर देता है? स्थापना कर देता है। अगर मेवाड़ राजवंश की बात करें तो मेवाड़ के महाराणाओं को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। तो मेवाड़ के महाराणा हिंदुआ सूरज कहलाते हैं। यहीं पर महाराणा प्रताप होंगे, उन्हें मेवाड़ केसरी कहा जाता है। तो मेवाड़ के महाराणाओं को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। इनके राज चिन्ह के ऊपर एक साइड के अंदर एक भील योद्धा का फोटो है और एक साइड के अंदर एक क्षत्रिय का फोटो है। तो एक साइड में एक क्षत्रिय राजपूत का फोटो है और एक साइड में भील योद्धा का फोटो है। मेवाड़ के जो राज चिन्ह के ऊपर अंकित है कि जो दृढ़ राखे धर्म को, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। तो जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, ये मेवाड़ के राज चिन्ह के ऊपर अंकित है जो मेवाड़ की धर्म निष्ठा का प्रतीक है। मेवाड़ की जो स्थापना है वो 734 ईस्वी में बप्पा रावल कर देता है और 734 ईस्वी के बाद में 734 ईस्वी के बाद में 1615 के अंदर मेवाड़ मुगल संधि होती है। मेवाड़ की तरफ से महाराणा प्रताप का जो पुत्र है अमर सिंह और जो अकबर है, उस अकबर के बाद में जो उनका जो वंशज है वो है जहांगीर। तो जहांगीर, महाराणा प्रताप के लड़के अमर सिंह और जहांगीर जो है, इन दोनों के मध्य, अकबर के पुत्र जहांगीर के मध्य संधि होती है 1615 में। और तब तक 734 ईस्वी से 1615 तक एक ही क्षेत्र के ऊपर सर्वाधिक समय तक राज करने वाला जो राजवंश है वो विश्व का एकमात्र राजवंश है अपना मेवाड़ राजवंश। इसलिए विश्व के अंदर जब भी कहीं बात होती है वीरों की तो राजस्थान की धरती का नाम आता है और राजस्थान की धरती में भी मेवाड़ की धरती का नाम आता है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैंने भी इस मेवाड़ की धरा के ऊपर जन्म लिया है। तो मेवाड़ राजवंश की अपन बात कर रहे हैं कि उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा इसका क्षेत्र है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी यही मेवाड़ के जो शासक हैं वो अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। छापरा के अंदर भी सिसोदिया और प्रतापगढ़ के अंदर भी सिसोदिया। इनका वंश गुहिल है। उस गुहिल वंश की स्थापना गुहादित्य ने की थी, 566 ईस्वी में की थी। गुहिल के बाद में राणा हम्मीर ने 1326 ईस्वी में सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। इनकी जो कुलदेवी है
वो बाण माता है, जिन्हें बैण माता भी कहते हैं। इनका मंदिर प्रतापगढ़ और उदयपुर के अंदर है। इनके आराध्य एकलिंग जी, जिनका मंदिर कैलाशपुरी नागदा उदयपुर के अंदर है, ये इनके आराध्य देव है। इस तरह से जयपुर के कच्छावा शासकों के जो आराध्य देव है उनका नाम गोविंद देव जी है। मेवाड़ की जो स्थापना है वो बप्पा रावल करता है, 734 ईस्वी में करता है, और चित्तौड़ दुर्ग का जो उस समय शासक होता है मान मौर्य को पराजित करते मेवाड़ की स्थापना करता है। मेवाड़ के महाराणाओं को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। मेवाड़ के राज चिन्ह के ऊपर एक तरफ भील योद्धा है, एक तरफ क्षत्रिय योद्धा खड़ा है, और इनके राज चिन्ह पर अंकित है कि जो दृढ़ रखे धर्म को ताहि रखे करतार। 734 ईस्वी में जब मेवाड़ की स्थापना होती है, तब से लगाकर 1615 तक जब मेवाड़ और मुगलों के मध्य संधि हो जाती है तो वो कहलाती है मेवाड़ मुगल संधि। मेवाड़ की तरफ से महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह और मुगलों की तरफ से अकबर के पुत्र जहांगीर इस संधि को करते हैं, और यहां तक विश्व में सर्वाधिक लगभग 800 वर्षों तक विश्व में सर्वाधिक समय तक एक ही क्षेत्र के ऊपर जो शासन करने वाला जो राजवंश है वो अपना मेवाड़ राजवंश है। तो इस मेवाड़ राजवंश की अपने सामान्य, जैसे मैंने आपको इस बारे में जानकारी बताया है, बहुत बार होता है कि स्क्रीनशॉट लेकर इसका आप नोट्स बनाते हो तो इस समय आप इसको ले लीजिएगा। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि जो मेवाड़ के अंदर मैं आपको अलग अलग राजवंशों, इस राजवंश के जो अलग अलग शासक है उन शासकों को समझाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। इसके लिए मैंने पूरे मेवाड़ राजवंश का एक ब्लूप्रिंट, यानी कि पूरे मेवाड़ राजवंश का एक खाका यहां से शुरू करके फिर अमर सिंह जो है, उस अमर सिंह के बाद में भी 1818 के अंदर अंग्रेजों से संधि कर लेंगे महाराणा भीम सिंह, तब का मैंने एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बनाया है। आप उस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो को प्लेलिस्ट में भी आपको इस क्लास से पहले वो वीडियो मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। अब मेवाड़ राजवंश जो है, इस मेवाड़ राजवंश में कहा जाता है कि गुजरात जो क्षेत्र है, उस गुजरात क्षेत्र में वल्लभी जो क्षेत्र था, उस एरिया के अंदर अपना जो मेवाड़ राजवंश है, इस मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति की संभावना बताई जाती है। अपने को जो ऐतिहासिक जो सूत्र मिलते हैं उसमें सामोली का अभिलेख है उदयपुर के अंदर बोमट क्षेत्र में। बोमट भील बाहुल्य जो क्षेत्र है, उदयपुर, आसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा और डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा की इस एरिया में भीलों का जैसे बाहुल्य है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर के बीच का कुछ भील बाहुल्य क्षेत्र है जिसे अपन बोमट कहते हैं। उस बोमट क्षेत्र में उदयपुर में अपने को एक सामोली का अभिलेख मिलता है। किस अभिलेख की बात कर रहा हूं मैं? सामोली अभिलेख। तो ये जो सामोली का अभिलेख है ये कहां पर है? तो उदयपुर के अंदर है। और ये सामोली के अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है शिलादित्य की। सामोली अभिलेख में शिलादित्य की जानकारी मिलती है। तो ये शिलादित्य है और इसकी जो पत्नी है उसकी वो है पुष्पावती। तो शिलादित्य और पुष्पावती इनके जो पुत्र हैं इनका नाम है गुहादित्य। तो जो वंश है उस वंश मेवाड़ राजवंश का सबसे प्राचीन अभिलेख सामोली का अभिलेख उदयपुर, इसमें हमें शिलादित्य के बारे में जानकारी मिलती है। शिलादित्य और पुष्पावती का जो पुत्र है इसका नाम है गुहादित्य। ये जो गुहादित्य है, इन गुहादित्य ने ही गुहिल वंश की स्थापना की। गुहिल वंश की स्थापना की। गुहिल वंश के संस्थापक गुहादित्य हो गए। इन गुहादित्य का जो जन्म है वो गुहा यानी कि गुफा में हुआ था, इसलिए इनका नाम गुहादित्य पड़ता है। गुहिल जो वंश है, इस गुहिल वंश की स्थापना इन्होंने 566 ईस्वी में की थी। गुहिल वंश की स्थापना गुहादित्य ने कब की? 566 ईस्वी में। और गुहिल वंश के जो सिक्के हैं, गुहिल वंश के सिक्के वो आगरा से मिले हैं। गुहिल वंश के सिक्के आगरा से मिले हैं जो इनके साम्राज्य विस्तार का प्रतीक है। ये अपन जैसे गुहादित्य की बात कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर मैं आपको ये बता रहा हूं कि राजस्थान के अंदर अलग अलग राजवंश है। उन राजवंश के अंदर
राठौड़ राजवंश की स्थापना राव सिंह ने की थी। जैसलमेर में भाटी वंश की स्थापना भूपत भाटी ने 285 ईस्वी के अंदर बटनेर हनुमानगढ़ दुर्ग बनाकर की थी। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने की थी, सांबर सेक्टर के अंदर की थी। कच्छाव वंश की स्थापना दुल्हे राय ने की थी, जयपुर के ढूंढाड़ सेक्टर के अंदर की थी। झालावाड़ में झाला वंश की स्थापना झाला जालिम सिंह ने की थी। धौलपुर और भरतपुर में जाट वंश की स्थापना चूड़ामन जाट ने की थी। करौली में पाल वंश की स्थापना विजय पाल किन ने की थी। और राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक में अमीर खां पिंडारी ने 1817 में पिंडारी वंश की स्थापना की थी। राजस्थान का जो क्षेत्र है उसमें अलग अलग राजवंश है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो गुहादित्य ने 566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना की, इसके सिक्के कहां से मिले? आगरा से। अर्जुनायन जय नामक सिक्के एक बार देख लीजिए। अर्जुनायन जय नामक जो सिक्के हैं वो अलवर से मिले हैं। अगर मैंने आपको मेरे वीडियो अगर आप लगातार देख रहे हैं तो मेरा कनेक्टिंग का जो माइंड है उस माइंड की आप तारीफ करेंगे, क्योंकि अब तक मैं आर.के. सैनी मेमोरी स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता हूं। तो अर्जुनन जय नामक सिक्के अलवर से मिले हैं। मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है कि सिवी जनपद के सिक्के कहां से मिले हैं। सिवी जनपद के जो सिक्के हैं वो अपने को नगरी से मिले हैं। सिवी जनपद के सिक्के कहां से मिलेंगे? नगरी से मिलेंगे। सिवी जनपद प्राचीन समय के अंदर किस जनपद की राजधानी थी? यह सिवी क्या था? एक जनपद था। मैंने पहले अगर आपने वीडियो देखे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो सिवी उदयपुर के आसपास का भूभाग था वहां पर सिवी नामक जनपद था, जिसकी जो राजधानी थी वो नगरी थी, जिसका प्राचीन नाम भी मैंने आपको बताया है मध्यमिका। सबसे महत्वपूर्ण होता है कंपटीशन के अंदर कि आपको चीजें कितनी याद रह रही है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी गाइडें हैं, बहुत सारा मैटर है, मगर चीजें कब याद होगी? थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत याद रखना विद्वानों, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावते सिल पर पड़े निशान। ये थॉर्नडाइक अभी कहा उसने, और अपने जो भारतीय परंपरा के अंदर ये कंटिन्यू चल रहा है कि अभ्यास का जो नियम होता है वो हमारी स्मृति को इतना तेज कर देता है, वो अपनी स्मृति में इतनी जबरदस्त तरीके से वो चीज बैठ जाती है कि अपने को कहते हैं कि रात में 12 बजे भी उठा अगर पूछे कहीं को योग कहीं को कहीं वो उत्तर है तो वो एकदम से जवाब निकल के आ जाता है। क्योंकि जब अपना जो चेतना का जो स्वरूप है अर्ध चेतन मन के अंदर, चेतन से अचेतन मन के अंदर, अर्ध चेतन में तो रहे ही, मगर चेतन से अचेतन मन के अंदर अगर कोई चीज चली जाती है तो वो बिल्कुल मेमोरी के अंदर स्थायी हो जाती है। आप विश्वास करना कि आप आपके ननिहाल का जो घर है उसकी हर एक गली आप जानते हो। यह आपको याद नहीं कराया, मगर आपकी स्मृति में उतना चल गया है कि वो क्या चीज क्या होगी, स्टोर हो गई। यही बार बार अभ्यास है, ये मेरी विशेषता है। आपको कोई भी चीज याद नहीं करनी पड़ेगी। आज मेरी 4th क्लास है, अगर मेरी क्लास 300वीं क्लास होगी तो मेरी जो पहली क्लास है उसका कनेक्शन 300वीं क्लास से भी है। जब मैं 300वीं क्लास पढ़ा रहा हूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पहली क्लास में ये बताया। तो मेरे सभी वीडियो, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पर, उसमें सभी वीडियो देखकर फिर इन क्लासों को आप देखेंगे तब आपको पूरी की पूरी चीजें यूके में याद हो जाएगी। तो मैंने बताया था कि सिवी उदयपुर के आसपास का भूभाग जो सिवी जनपद कहलाता था, उदयपुर का प्राचीन नाम भी सिवी इसी नाम के कारण पड़ा, जिसकी राजधानी नगरी या मध्यमिका। तो सिवी जनपद के सिक्के कहां से मिले हैं? नगरी से मिले हैं। बेराट जो है ये बेराट अपने जयपुर है, बेराट जयपुर। मेरे वीडियो में मैंने बताया है कि बेराट का प्राचीन नाम विराटनगर जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी, जहां पर अशोककालीन बाबरी शिलालेखों की प्राप्ति हुई है। अशोककालीन बाबरी शिलालेखों में बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है, त्रिरत्नों की जानकारी मिलती है, बुद्ध धर्म और संघ की जानकारी मिलती है, बाणगंगा नदी के किनारे के ऊपर विकसित सभ्यता है। यहां से इंडो ग्रीक सिक्के मिले, इंडो ग्रीक सिक्के यहां से प्राप्त हुए हैं। एक झाड़ बनी होती थी सिक्के ऊपर, इसलिए उसे कहा गया है झाड़शाही सिक्के। तो झाड़शाही सिक्के अपने को जयपुर से मिले हैं। इस तरह से सिक्के के ऊपर तमंचा बना हुआ था तो उस सिक्कों को कह दिया तमंचा शाही सिक्के। और तमंचा शाही सिक्के
अपने धौलपुर के प्रसिद्ध। मैंने बताया था गुप्तकालीन जो समय है उसमें समुद्रगुप्त ने 351 ईस्वी के आसपास संपूर्ण राजस्थान के ऊपर क्या कर लिया था, आधिपत्य कर लिया था। तो समुद्रगुप्त के जो ने प्रथम विजय स्तंभ बयाना भरतपुर में बनाया और बयाना में गुप्तकालीन कांच के सिक्के मिले हैं। अगर आपसे पूछे कि गुप्त कालीन जो कांच के सिक्के हैं वो आपको कहां से मिले हैं, तो ये मिले हैं अपने को बयाना, और बयाना अपने कहां पर, तो भरतपुर। तो गुप्तकालीन कांच के सिक्के कहां से मिले हैं, बयाना भरतपुर। बहुत सारी चीजें धीरे धीरे अपन याद करेंगे। सामोली का जो अभिलेख है वो अपने उदयपुर के अंदर है। इस सामोली अभिलेख के अंदर शिलादित्य के बारे में जानकारी मिलती है। शिलादित्य और पुष्पावती का जो पुत्र होता है गुहादित्य, इस गुहादित्य ने 566 ईस्वी के अंदर गुहिल वंश की स्थापना की थी। गुहिल वंश के जो सिक्के हैं वो अपने को आगरा से मिले हैं, और गुहिल के जो इनका गुफा में जन्म होने के कारण इन्हें गुहादित्य इनका नाम पड़ा है। गुहादित्य को कहते हैं कि बड़नगर गुजरात का जो क्षेत्र था वहां का ये मूल निवासी थे, और एक ग्वाले के बारे में भी इनका वर्णन मिलता है। सिक्कों की बात हुई तो मैंने आपको बताया अर्जुनन जय सिक्के कहां पर, अलवर के अंदर सिवी जनपद के सिक्के नगरी से मिले हैं, जो जिसका प्राचीन नाम मध्यमिका था, और सिवी जनपद की राजधानी थी बेराठ से हमें इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं जिसका प्राचीन नाम विराटनगर था। जारशाही सिक्के जयपुर, तमंचा शाही सिक्के धौलपुर, और गुप्तकालीन कांच के सिक्के अपने को बयाना भरतपुर। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार अपने को मिला है रेड, और रेड है अपने टोंक के अंदर। लोहे के सिक्के थे, इसलिए इसे राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं। राजस्थान का टाटा नगर, तो राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं, रेड टोंक को कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है, लोहे के सिक्कों का भंडार मिला है। 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना गुहादित्य ने की थी। वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना, राव सिंह ने राठौर वंश की स्थापना, भूपत भाटी ने भाटी वंश की स्थापना, दुलह राय ने कछावा वंश की स्थापना, जालिम सिंह ने जाला वंश की स्थापना, अमीर का पिंडारी ने पिंडारी वंश की स्थापना। कहां पर, टोंक में। कब, 1817 के अंदर। अगर मैं जाट वंश की स्थापना की बात करूंगा तो आपको कहना पड़ेगा चूड़ामन जाट ने जाट वंश की स्थापना की थी। तो ये अपन ने बात की है गुहादित्य की, जो अपने राजस्थान के अंदर मेवाड़ में पहला जो शासक बनता है, जो गोहिल वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। अगर अब मैं आपके आगे बात कर रहा हूं तो मैं अब बात करूंगा नागादित्य की। ये जो नागादित्य है ये मेवाड़ के शासक बनते हैं, और नागादित्य ने नागदा की स्थापना की। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, राव सिंह ने राठौड़ वंश की स्थापना कर दी मारवाड़ क्षेत्र में, मगर अपनी राजधानी नहीं बनाया। राजधानी बनाया था राठौड़ वंश के अंदर राव चूड़ा ने, मंडोर को राजधानी बनाया था। इस तरह से नागदा की स्थापना किसने की, नागादित्य ने, और इसे इन्होंने अपनी राजधानी बना दिया। तो नागादित्य के बारे में, नागादित्य जो शासक है इसके बारे में कि इन्होंने नागदा की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बना दिया। ये जो नागदा है, इस नागदा का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और उसका नाम है सहस्त्र बाहु। बाहु भुजा को कहते हैं। सहस्त्र का मतलब हजार, हजार भुजाएं भगवान विष्णु की। तो सहस्त्र बाहु का जो मंदिर है वो राजस्थान में कहां पर है, नागदा के अंदर। नाम बिगड़ गया, सहस्त्र बहु, सास बहु, सास बहु, सास बहु, सास बहु का मंदिर। यही सहस्त्र बहु के मंदिर का नाम बिगड़ के हो गया सास बहु का मंदिर। तो सास बहु का जो मंदिर है वो कहां पर है, नागदा उदयपुर के अंदर है। इसी नागदा के अंदर अपने कैलाशपुरी नामक स्थान है, और यही कैलाशपुरी में नागदा में अपने मेवाड़ के आराध्य एकलिंग जी का मंदिर है। आने वाले समय में बप्पा रावल भी मेवाड़ का शासक बनेगा, महाराणा कुंभा भी मेवाड़ का शासक बनेगा। तो बप्पा रावल और कुंभा इन दोनों की जो छत्रियां हैं, बप्पा रावल और कुंभा की छत्रियां, तो एक तो हो गया बप्पा रावल और एक हो गया मेवाड़ का शासक
कुंभा। तो बप्पा रावल और कुंभा की जो छत्रियां हैं वो भी कहां पर है, तो अपने नागदा के अंदर। छत्रियां की अगर अपन बात करें तो बप्पा रावल और कुंभा की छत्रियां जो हैं वो नागदा के अंदर है। इसके बाद में राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ के अंदर है। उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में है। महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली चावंड सोलुम्बर जो पहले राजसमंद वहां पर है। महाराणा प्रताप का लड़का अमर सिंह, ये अमर सिंह वही है जो 1615 के अंदर जहांगीर से संधि करेगा, तो मेवाड़ मुगल संधि 1615। तो अमर सिंह और उसके बाद के जितने भी सिसोदिया शासक है उनकी जो छत्रियां हैं वो गंगकोंड, आहड़, उदयपुर के अंदर है। इसी तरह से गेटोर जयपुर के अंदर कच्छावा शासकों की छत्रियां हैं। मंडोर जोधपुर में जोधपुर के राठौड़ों की छत्रियां हैं। चारबाग कोटा में कोटा के हाड़ा शासकों की छत्रियां। केसरबाग बूंदी में बूंदी के हाड़ा शासकों की छत्रियां। देवीकुंड सागर बीकानेर में बीकानेर के राठौड़ों की छत्रियां। बड़ा बाग जैसलमेर में जैसलमेर के बाटी शासकों की क्या मिलेगी, आपको छत्रियां मिलेगी। अगर मैं आपको कहूं कि राजस्थान के अंदर जो 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी के अंदर है। 84 खंभों की छतरी बूंदी अनिरुद्ध ने अपने पालक देवा दावे की स्मृति में बनाई। 80 खंभों की छतरी ये अपने राजस्थान के अंदर अलवर के अंदर है। विनय सिंह ने अपने पिता बख्तावर सिंह और माता मूसी महारानी की याद में, इसलिए इसे मूसी महारानी की छतरी भी कहते हैं। 32 खंभों की जो छतरी है एक अपने मांडल के अंदर है, मांडल भीलवाड़ा के अंदर जो जगन्नाथ कच्छावा की है, और एक अपने रणथंभौर और रणथंभौर अपने सवाई माधोपुर के अंदर, जो जिसका निर्माण हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जय सिंह की स्मृति में कराया था। अगर अपन बात करें कि एक थंबिया महल डूंगरपुर में, एक थंबिया महल कहां पर है, डूंगरपुर के अंदर। एक थंबिया महल अपने डूंगरपुर। कुछ महत्वपूर्ण छत्रियों की सामान्य रूप से बात की मैंने, तो नागदादित्य ने नागदा बनाया। तो मेवाड़ की पहली राजधानी बताओ, नागदा। सहस्त्र बहू का मंदिर है नागदा में, जिसका मूल नाम क्या है, सांस बहू का। सांस बहू का मंदिर नागदा के अंदर है। देवरानी जेठानी का मंदिर माउंट आबू सुली हुई। देवरानी जेठानी का मंदिर माउंट आबू, और माउंट आबू कहां पर, अपने सिरोही के अंदर। मैं तो आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि मेरे जो वीडियो लगातार देख लेगा उसको ना तो कभी नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं कभी मेरी क्लास को रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी। मैं आगे से आगे आपकी मेमोरी के अंदर सारी चीजों को फीड करवा दूंगा। मगर आप अगर नोट्स बनाते हैं तो मैं नोट्स बनाने का आपको तरीका बता रहा हूं। आप क्या करेंगे, इस नागादित्य को पॉइंट बनाएंगे, उस नागादित्य में फिर आप इस तरह से सब पॉइंट बनाएंगे। देन इनसे जुड़ी हुई चीजें जो मैं लिखा रहा हूं उन चीजों को आप लिखेंगे नोट के अंदर, और नोट के अंदर फिर इस तरह से आप पॉइंट बनाएंगे। उसके बाद में अपना अगला पॉइंट शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद में उसके सब पॉइंट बनेंगे, फिर उससे जुड़ी हुई चीज है वो मैं नोट में लिखाऊंगा, और उसके अंदर ये आपका लिखने का क्या होना चाहिए, पैटर्न होना चाहिए। इससे फायदा क्या मिलेगा कि जब आप इस चीज को पढ़ोगे तब ये वापस चीज आपके माइंड में आएगी। ये एक माइंड डेवलपमेंट का जो नोट्स बनाने का तरीका होता है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो देवरानी जेठानी का मंदिर माउंट आबू सिरोही के अंदर है। तेजपाल और वास्तुपाल दो व्यक्तियों ने मिलकर लूणवसई मंदिर माउंट आबू सिरोही के अंदर बनाया। देलवाड़ा के अंदर 3 प्रसिद्ध मंदिर है। एक मंदिर का जो देलवाड़ा का नाम है उसका नाम है विमल शाही मंदिर, जो विमल शाह ने बनाया। दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है जिसे लूणवसई मंदिर कहते हैं, वो लूणवसई मंदिर तेजपाल और वास्तुपाल ने बनाए। तेजपाल और वास्तुपाल ने अपनी पत्नियों की दो मूर्तियां उस गेट के दरवाजे के पास में, छोटी छोटी मूर्तियां हैं, वो स्थापित करवाई। उन दोनों के कारण इसे देवरानी जेठानी का मंदिर कहते हैं। एक वहां पर मंदिर है जिसमें आदिनाथ जी की 108 मण की पीतल की प्रतिमा है, इसलिए उसे पित्तलहर मंदिर कहते हैं। देवरानी जेठानी का मंदिर माउंट आबू सिरोही। 7 सहेलियों का मंदिर, 7 सहेलियों का
मंदिर। तो 7 सहेलियों का मंदिर झालरापाटन में है, झालरापाटन, और झालरापाटन अपने झालावाड़ के अंदर। तो झालरापाटन झालावाड़ के अंदर 7 सहेलियों का मंदिर है। मामा भांजा का मंदिर अटरू बारा, मामा भांजा, मामा भांजा का मंदिर ये है अपने अटरू तहसील में, और अटरू तहसील कहां पर है? तो बारा के अंदर। चलिए ये यहाँ क्यों बता रहे हो? देवरानी जेठानी 7 सहेलियों का मंदिर, मामा भांजा का मंदिर, 32 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी। आप तो पढ़ा रहे हो नागादित्य, तो आप तो यही बेटा के खत्म कर दो ना कि नागादित्य ने नागदा की स्थापना की, उसे राजधानी बनाया, आगे पढ़ाने लग जाओ। मेरे को आपको केवल पढ़ाना नहीं है, मेरे को आपको उन चीजों को कैसे अपन याद रखेंगे, कैसे एग्जाम में उस अप्रोच से अपन पहुंच पाएंगे वहां तक, ये मेरे को करना है। इसलिए मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं उसे उसी पैटर्न पे याद करने की कोशिश कीजिएगा, समझिएगा। तो नागादित्य नागदा की स्थापना, राजधानी बनाया, नागदा में सहस्त्रबाहु का मंदिर जिसका मूल नाम सासबहू का मंदिर, देवरानी जेठानी का मंदिर अगर पूछे तो माउंट आबू सिरोही, 7 सहेलियों का मंदिर झालरापाटन झालावाड़, मामा भांजा का मंदिर अटरू बारा। नागदा में कैलाशपुरी जो है, यहाँ पर एकलिंग जी का मंदिर है जिसे मेवाड़ के शासक मूल रूप से शासक मानते हैं और अपने आप को उनका दीवान मानते हैं। नागदा में बप्पा रावल और कुंभा की छत्रियां हैं। छत्रियों के बाद मैंने जैसे आपको बता दिया है कि जो राणा सांगा है उसकी छतरी मांडलगढ़ में, उदय सिंह की गोगुंदा के अंदर, महाराणा प्रताप की चावंड राजसमंद नहीं अब कहां पर सलूमर के अंदर, अमर सिंह और उसके बाद के सिसोदिया शासकों की छतरियां गंगकुंड आहड़ उदयपुर में, गेटोर जयपुर में, जयपुर के कच्चावा शासकों की छतरियां, जोधपुर के जो राठौड़ है उनकी छतरियां मंडोर में, बीकानेर के राठौड़ों की छतरियां देवीकुंड सागर बीकानेर के अंदर है। फिर अगर अपन बात करें कि सारबाग कोटा में किसकी छतरियां हैं, कोटा के हड़ा शासक, केसरबाग बूंदी में किसकी छतरियां हैं, बूंदी के हड़ा शासकों की वहां पर छतरियां हैं। थोड़ा सा आप मेरे साथ जुड़िएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है। अनिरुद्ध ने अपने पालक देवादाबे की स्मृति में 80 खंभों की छतरी अलवर के अंदर है। विनय सिंह ने अपने पिता बख्तावर सिंह और माता मूसी मारने की याद में 32 खंभों की छतरी एक मॉडल में है जो जिसका निर्माण जो जगन्नाथ कच्छावे की स्मृति में बनी हुई है। एक 32 खंभों की छतरी रणथंभौर सवाई माधोपुर में है जो हमीर देव चौहान ने अपने पिता जय सिंह की स्मृति में बनाई है। तो ये अपन ने किस शासक की बात की है, नागादित्य की बात की है। और नागादित्य की राजधानी के बारे में अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि मेवाड़ राजवंश की पहली जो राजधानी है वो नागादित्य ने नागदा को बनाया था। अब नागदा राजधानी है और उस नागदा राजधानी के अंदर महेंद्र द्वितीय जो शासक बनता है और उस महेंद्र द्वितीय का जो लड़का होता है उसका नाम होता है कालभोज। कालभोज, ये जो कालभोज है यही कालभोज अपने मेवाड़ में बप्पा रावल के नाम से जाना जाता है। तो शासक किस नाम से बना, बप्पा रावल, जबकि बप्पा रावल ये इसकी उपाधि थी या इसका विरुद्ध था। तो बप्पा रावल उपाधि थी, इसका विरुद्ध था, इसका मूल नाम था कालभोज। अगर क्वेश्चन पूछे कि बप्पा रावल की जो राजधानी कौन सी है वो नागदा है और इसी नागदा के अंदर बप्पा रावल और कुंभा की क्या बनेगी, छतरियां बनेगी। तो बप्पा रावल जो उपाधि थी यह इनका विरुद्ध था, ये विरुद्ध नहीं है, विरुद्ध है उपाधि। ये जो कालभोज है तो इस कालभोज को कालभोज क्यों कहा गया, ये 35 हाथ की धोती पहनता था, 16 हाथ का दुपट्टा ओढ़ता था, 32 मण का खड़ग रखता था और 12 बकरे प्रतिदिन 4 सुबह ब्रेकफास्ट, 4 दिन में लंच में, 4 शाम को डिनर में, तो 12 बकरे प्रतिदिन सेवन करता था। इस तरह का एक विशालकाय शरीर वाला एक महादानव जो आदमी था उसका नाम था कालभोज, जिसको बप्पा रावल के नाम से अपन जानते हैं। 35 हाथ की धोती पहनता था, 16 हाथ का दुपट्टा ओढ़ता था, 32 मण का खड़ग रखता था। एक मण के अंदर 40 किलो होता है, 32 इंटू 40 किलो वजन। ये बप्पा रावल 734 ईस्वी में 734 ईस्वी में मेवाड़ की स्थापना करता है। मेवाड़ की
स्थापना। महाराणा प्रताप 1576 ईस्वी के अंदर 1.25 मन का भाला लेकर अकबर की मुगल सेना से लोहा लेते हैं। 734 ईस्वी यानी कि 8वीं शताब्दी के अंदर, और 1576 का मतलब 16वीं शताब्दी है। महाराणा प्रताप जो है उसके 800 साल पहले उनका जो वंशज है बप्पा रावल, ये 32 मन का खड़ा रखता था। अगर 1576 के अंदर महाराणा प्रताप 1.25 मन का भाला रख सकते हैं, तो उनसे 800 साल पहले उनका जो पूर्वज है वो बप्पा रावल 32 मन का खड़ग भी रख सकता था। खड़ग होती है मोटी तलवार, होती है जाडी माता जी की। ये एक बार में 2 भैंसों के एक साथ में बलि दे सकता था। मुर्गियां, बकरे, ऐसे तो आपने भैंसे की बलि देना, और 2 भैंसों की एक साथ के अंदर ये क्या करता था, बलि देता था। कहते हैं कि इसकी जो सेना है, इसकी जो सेना है वो बहुत बड़ी सेना हो गई थी। लगभग 7 लाख से ज्यादा इसके अंदर कहते हैं इसकी सेना में सैनिक थे। तो जो बप्पा रावल है, इस बप्पा रावल की जो हिस्ट्री है वो अपने को कुछ इस तरह से मिलती है कि बप्पा रावल के जो पिता है इनका नाम है महेंद्र द्वितीय। बप्पा रावल के पिता का नाम महेंद्र द्वितीय। ये बप्पा रावल के कौन है, पिता है। बप्पा रावल छोटे थे जब महेंद्र द्वितीय शासक थे, तब बप्पा रावल पास में स्थित नागदा में रह रहे हैं, इनकी राजधानी है, तो नागदा के पास में ही है कैलाशपुरी, और कैलाशपुरी के अंदर है एकलिंग जी का मंदिर। कैलाशपुरी, और कैलाशपुरी में मंदिर किसका है, एकलिंग जी। एकलिंग जी, ये जो एकलिंग जी है ये पाशुपत, पाशुपत, पाशुपत का मतलब पशुपतिनाथ, इसे ही लकुलिश संप्रदाय भी कहते हैं, लकुलिश। तो पाशुपत या लकुलिश जो संप्रदाय है इसका केंद्र कौन सा है, अपने एकलिंग जी। शैव संप्रदाय महादेव से संबंधित, शाक्त संप्रदाय माता शक्ति से संबंधित। इसके अलावा विष्णु भगवान को मानने वाले वैष्णव, शिव को मानने वाले शैव, और शक्ति की पूजा करने वाले शाक्त कहलाते हैं। तो ये पाशुपत संप्रदाय या लकुलिश संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन है, कैलाशपुरी के अंदर स्थित एकलिंग जी का मंदिर। कैलाशपुरी कहां पर है, तो पूरा एड्रेस आएगा नागदा उदयपुर के अंदर। एकलिंग जी, यहां पर 4 मुखी शिवलिंग है, चारों तरफ मुंह बने हुए हैं। जिसे शिवलिंग होता है उसमें कोई डिजाइनिंग कुछ नहीं होता है, मगर यहां पर 4 मुखी शिवलिंग है, 4 मुखी शिवलिंग। ये जो 4 मुखी शिवलिंग है ये भी काले संगमरमर से बना है, काले संगमरमर। तो काले संगमरमर से बना है 4 मुखी शिवलिंग। अब इनके यहां पर एक पुजारी थे जिनका नाम था हारित ऋषि। हारित ऋषि, कहते हैं कि एकलिंग जी के साथ में हारित ऋषि राष्ट्रसेनी माता की भी पूजा किया करते थे। तो एकलिंग जी के पुजारी हारित ऋषि जो राष्ट्रसेनी माता की भी पूजा करते थे। बचपन में जब बप्पा रावल छोटे थे तब हारित ऋषि की गायें चराते थे। कौन, बप्पा रावल। अब गायें चराते थे तो ऋषि मुनि का कोई काम करता है तो वो उसको क्या प्रदान करता है, आशीर्वाद प्रदान करता है। किंवदंती है कि एक ऐसा समय आया जब हारित ऋषि का देवलोक गमन हो रहा था, तब कहते हैं कि जो उनको ले जाने के लिए स्वर्ग से जो लोग आए थे वो उनको एक जो अपन कहते हैं कि इससे पहले विमान चलते थे, इस तरह से जैसे भगवान श्री राम पुष्पक विमान के बैठे आए थे, ऐसे देव विमान में, उड़ते हुए देव विमान में हारित ऋषि जा रहे थे। और इन हारित ऋषि के ने आशीर्वाद स्वरूप बप्पा रावल के ऊपर अपने मुंह की पीक फेंकी थी, मगर हारित ऋषि द्वारा फेंकी गई पीक बप्पा रावल उसको अपने ऊपर नहीं ले पाए और उसका थोड़ा सा हिस्सा बप्पा रावल के पैर के अंगूठे के ऊपर गिरा।
हरित ऋषि ने बप्पा रावल को कहा कि बप्पा रावल, अगर ये पूरा तेरे शरीर के ऊपर अगर गिर जाता तो तू इस पूरे विश्व का शासक बनता। बप्पा रावल विश्व का शासक तो नहीं बन पाया, मगर हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल इतना शक्तिशाली हो गया कि सीवी वैद्य ने इन्हें चार्ल्स मार्टल कहा। चार्ल्स मार्टल फ्रांसीसी सेना का कमांडर था और इसने सबसे पहले जो तुर्क आक्रमणकारी थे, मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उनको चार्ल्स मार्टल ने क्या किया था, पराजित किया था। इस तरह से मेवाड़ के अंदर तुर्कों को के आक्रमणों को विफल करने वाला बप्पा रावल, इसलिए सीवी वैद्य ने इन्हें क्या कहा, चार्ल्स मार्टल। तो बप्पा रावल को सीवी वैद्य इन्होंने क्या कहा, चार्ल्स मार्टल कहा। तो चार्ल्स मार्टल कौन है, फ्रांसीसी, तो मैं इसे सिंपल लिख रहा हूं, फ्रांस, तो कमांडर है यहाँ का। अब बप्पा रावल को हरित ऋषि का आशीर्वाद मिल गया, इसको खजाना मिला, बहुत बड़ी इसने सेना इकट्ठी की। अब उस समय सबसे शक्तिशाली कौन थे, मौर्य। और मौर्यों में जो चित्तौड़ दुर्ग है, कौन सा किला है अपने, चित्तौड़ दुर्ग, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। राजस्थान में भटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ है उसके बाद में सबसे प्राचीन और सबसे मजबूत जो दुर्ग है वो है चित्तौड़ दुर्ग। ये प्राचीन शुक्र नीति के शिल्प शास्त्र के ऊपर आधारित इस दुर्ग का जो निर्माण कराया था वो चित्रांगद मौर्य ने कराया था, चित्रांगद मौर्य ने। इसलिए और कर्नल जेम्स टोड ने तो इस द को हटा दिया और केवल चित्रांग शब्द लिखा था। इसलिए आरपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि चित्तौड़ दुर्ग का निर्माता कौन है, उसमें चित्रांगद मौर्य भी नाम आया और चित्रांग भी नाम आया। अब इतिहास लिखा हुआ पढ़ा जाता है, इसलिए कर्नल जेम्स टोड की बात मान ली गई और चित्रांग शब्द को आरपीएससी ने क्या माना, सही माना। तो चित्तौड़ दुर्ग का निर्माता चित्रांगद मौर्य। इस चित्रांगद मौर्य का जो वंशज था उसका नाम था मान मौर्य, और इस मान मौर्य को बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में पराजित कर दिया। हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग के निर्माता चित्रांगद मौर्य के वंशज मान मौर्य को क्या कर दिया, पराजित कर दिया, और यही स्थापना हो जाती है मेवाड़ की स्थापना। तो मेवाड़ का जो संस्थापक है वो बप्पा रावल है, 734 ईस्वी में स्थापना करता है, और चित्तौड़ दुर्ग के निर्माता चित्रांगद मौर्य के वंशज मान मौर्य को क्या करता है, ये पराजित करता है। तो ये मेवाड़ की क्या हो गई है, स्थापना हो गई। अब मेवाड़ की स्थापना के बाद ये जो बप्पा रावल क्या करेगा, मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के, तो मेवाड़ में सबसे पहले जो सोने के सिक्के हैं वो किसने चलाए, बप्पा रावल ने चलाए। अब मैं आपको सिक्कों के क्वेश्चन पूछूं और आपको अगर ध्यान ही नहीं हो, मैं आपसे पूछूं कि बेराड़ से किन सिक्कों की प्राप्ति हुई है, इंडो ग्रीक सिक्कों की। मैं आपसे पूछूं सिवी जनपद के सिक्के कहां से मिले हैं, तो आपको बताना पड़ेगा नगरी चित्तौड़ से, जो प्राचीन सिवी जनपद की क्या थी, राजधानी थी। मैं आपसे पूछूं कांच के गुप्तकालीन सिक्के राजस्थान में कहां से मिले हैं, तो आपको बताना पड़ेगा बयाना भरतपुर, जहां पर समुद्रगुप्त ने सबसे पहले राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बनाया था। मैं आपसे पूछूं जाड़शाही सिक्के कौन सी रियासत में चलते थे, तो आपको जयपुर बताना पड़ेगा। तमंचाशाही सिक्के कहां पर चलते थे, तो आपको धौलपुर बताना पड़ेगा। मैं आपको कहूं कि अर्जुनन जय नामक सिक्के कहां से मिले हैं, तो अपने को बताना पड़ेगा अलवर से मिले हैं। तो मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो बप्पा रावल ने चलाए। ये से थोड़ा सा आप अगर लिंकिंग रखेंगे तो अपने लिए चीजें क्या हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगी। अब जो बप्पा रावल है ये क्या करता है, ये जो एकलिंग जी का मंदिर है, इस एकलिंग जी के मंदिर का क्या करता है, निर्माण। तो एकलिंग जी के मंदिर का जो निर्माण है वो कौन करेगा, बप्पा रावल। यहां मैं आपको बताना चाह रहा हूं आने वाले समय में हंसाबाई और लाखा का जो पुत्र होगा उसका नाम मोकल होगा। वो मोकल क्या करेगा, इस एकलिंग जी के बाहर एक सुदृढ़ जो परकोटा है उसका निर्माण मोकल कराएगा। परकोटे की बात करूं तो चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करा दिया, मगर चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर चढ़ने वाला जो सर्पिलाकार मार्ग है और चित्तौड़ में वर्तमान में जो सुदृढ़ अपने को परकोटा दिखता है उसका निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया था। थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना होता है इन चीजों का। तो सबसे पहले मेवाड़ में सोने के सिक्के किसने चलाए हैं, बप्पा रावल ने। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था, कालभोज।
बप्पा रावल तो इसकी उपाधि थी, इसका विरुद्ध था। बप्पा रावल की राजधानी नागदा थी। इनके पिता का नाम महेंद्र द्वितीय। बप्पा रावल जिसे कालभोज कहा जाता था, 35 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा रखता था, 32 मन का खड़ग रखता था अपने पास, 12 बकरे प्रतिदिन सेवन करता था, 2 भैंसों की एक साथ में बलि दे देता और 7 लाख और लगभग 12,000 इसके पास क्या थी, सेना थी। 734 ईस्वी में इसने मेवाड़ की स्थापना की। हरित ऋषि जो एकलिंग जी के पुजारी थे, एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी नागदा उदयपुर के अंदर है। एकलिंग जी पाशुपत लकुली संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है और यहाँ पर 4 मुखी शिवलिंग है जो काले संगमरमर से बना है। यहाँ के जो ऋषि थे हरित ऋषि और राष्ट्रसेनी माता के जो भगत थे, उस हरित ऋषि का आशीर्वाद मिला। बप्पा रावल ने चित्तौड़ दुर्ग के निर्माता चित्रांगन मौर्य के वंशज मान मौर्य को 734 ईस्वी में पराजित किया और मेवाड़ की स्थापना कर दी। बप्पा रावल की वीरता के कारण कहते हैं कि तुर्कों को इसने बाहर विदेशी धरती तक इन्होंने क्या कर दिया था, खदेड़ दिया था। पाकिस्तान का जो रावलपिंडी है, पाकिस्तान का रावलपिंडी, ये पाकिस्तान का जो रावलपिंडी है ये भी बप्पा रावल के नाम पर बसा हुआ है। तो बप्पा रावल ने हरित ऋषि का आशीर्वाद से मानमौरी को हरा दिया। फिर उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एकलिंग जी का क्या बना दिया, मंदिर बना दिया। तो एकलिंग जी के मंदिर के निर्माता कौन है, बप्पा रावल। मेवाड़ की स्थापना किसने की थी, बप्पा रावल ने। सबसे पहले मेवाड़ में सोने के सिक्के किसने चलाए थे, बप्पा रावल ने। बप्पा रावल को आशीर्वाद किसका मिला, हरित ऋषि का और राष्ट्रसेनी माता का क्या मिला है, इनको आशीर्वाद मिला है। तो इस तरह से अपन किस शासक की बात कर रहे हैं, बप्पा रावल की। बप्पा रावल से जो जुड़ी हुई बात है कि सीवी वेद ने इन्हें क्या कहा, चार्ल्स मार्टेल कहा। फ्रांसीसी जो शक्तिशाली कमांडर था, उसी तरह के कौन थे, तो अपने बप्पा रावल थे। एकलिंग जी का जो मंदिर है वो कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है। एकलिंग जी का मंदिर काले संगमरमर से बना है। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक संगमरमर राजसमंद में। तो सर्वाधिक संगमरमर कहां पर, राजसमंद। इसलिए राजसमंद को सफेद नगरी कहते हैं। आरके मार्बल विश्व प्रसिद्ध है। राजसमंद को मार्बल नगरी कहते हैं, मार्बल सिटी कहते हैं। इसे सफेद नगरी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में जो सर्वश्रेष्ठ संगमरमर है वो मकराना नागौर का है। मकराना नागौर के अंदर संगमरमर की खान है। अपने राजस्थान के अंदर तो प्रसिद्ध है ही, मगर ताजमहल जो आगरा है वो, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता और देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है माउंट आबू सिरोही, इन तीनों का जो निर्माण है वो मकराना के संगमरमर से ही हुआ है। अगर मैं आपको कहूं कि मार्बल मंडी कहां है, तो आपको ध्यान रखना है मार्बल मंडी किशनगढ़ अजमेर के अंदर। मार्बल मंडी किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। मकराना के अंदर सर्वश्रेष्ठ संगमरमर मिलता है और सर्वाधिक संगमरमर राजसमंद के अंदर मिलता है। अगर मैं आपको कहूं कि मार्बल की जो मूर्तियां हैं वो कहां की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की। मार्बल की मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की। मार्बल मंडी कहां है जी, किशनगढ़ के अंदर। सर्वश्रेष्ठ कहां मिलता है, मकराना। मकराना के संगमरमर से क्या बनाया, आगरा का ताजमहल, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता और देलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही। राजस्थान में सर्वाधिक मार्बल कहां मिलता है, तो अपने राजसमंद के अंदर, इसलिए इसे सफेद नगरी या व्हाइट सिटी कहते हैं। काला संगमरमर भेंसलाना, काले संगमरमर से कौन बने हैं, 4 मुखी शिवलिंग। काले संगमरमर से एकलिंग जी का मंदिर बना है। तो काला संगमरमर भेंसलाना। हरा संगमरमर दुलेव, तो दुलेव अपने उदयपुर के अंदर है। दुलेव उदयपुर के अंदर हरा संगमरमर पाया जाता है। हरा संगमरमर दुलेव उदयपुर के अंदर। इसके अलावा डूंगरपुर में भी मिलता है। दुलेव के अंदर ऋषभ देव जी का मंदिर है, जिन्हें आदिनाथ जी भी कहते हैं, जिन्हें केसरियानाथ जी भी कहते हैं, और चैत्र कृष्ण अष्टमी को यहाँ पर मेला भरता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि जो पीला संगमरमर जो छींटेदार होता है, पीला संगमरमर जो छींटेदार होता है, ये अपने जैसलमेर में पाया जाता है। पीला छींटेदार संगमरमर जैसलमेर में। गुलाबी संगमरमर जालौर के अंदर पाया जाता है। गुलाबी संगमरमर कहां पर, तो जालौर के अंदर पाया जाएगा। एक स्थान है उसको याद रखना, खादरा गांव। और खादरा गांव में अपने पाली के अंदर यहाँ पर 7 रंग का मार्बल पाया जाता है। 7 रंग का मार्बल खादरा गांव पाली। गुलाबी संगमरमर जालौर के अंदर, काला संगमरमर भेंसलाना, हरा संगमरमर दुलेव, पीला छींटेदार जैसलमेर के अंदर, सफेद कहां पर, तो राजसमंद के अंदर। मकराना में सर्वश्रेष्ठ और किशनगढ़ के अंदर मार्बल की
जो मंडी लगी हुई है। मार्बल की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अपने जयपुर के अंदर मार्बल की मूर्तियां प्रसिद्ध है। बप्पा रावल से संबंधित एक विशेष पॉइंट अपन ध्यान में रखेंगे और वो ये है कि जो रणकपुर जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो रणकपुर जो जैन मंदिर है, ये रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर स्थान है अपने पाली के अंदर। यहां पर एक शिलालेख लिखा हुआ है, मैंने पहले भी बताया, रासो साहित्य उसे कहते हैं जब किसी एक राजा की प्रशंसा की जाए, जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, हम्मीर रासो जोधराज सारंगदेव, बिसलदेव रासो नरपति नाल, खुमान रासो दलपत विजय, एक वंश की प्रशंसा। इसी तरह से अगर किसी शिलालेख के ऊपर अगर किसी वंश या किसी राजा की अगर प्रशंसा की जाए तब तो उसे कहते हैं प्रशस्ति। इस तरह से यहां पर एक शिलालेख लिखा गया है, उसे कहते हैं रणकपुर प्रशस्ति। तो रणकपुर प्रशस्ति जो है पाली के अंदर, यहां पर बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग आदमी बताया गया है, यानी कि बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति किस प्रशस्ति में बताया गया है? रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति कहां पर है? तो रणकपुर जैन मंदिर पाली के अंदर लिखी हुई है। वापस से समझिए, प्रशस्ति किसी वंश की प्रशंसा। बप्पा रावल से लेकर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह तक के सभी उपलब्धियों का जो वर्णन किया गया है वो राज प्रशस्ति में किया गया है। राज प्रशस्ति राजसमंद झील के किनारे के ऊपर 9 चौकीपाल पर 25 काले संगमरमर के शिलालेखों के ऊपर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने रणछोड़ भट्ट तेलंग से संस्कृत भाषा में लिखाई ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति थी। प्रशस्तियों के अंदर अगर जगन्नाथ राय जो प्रशस्ति है वो कृष्ण भट्ट ने लिखी थी और ये अपने जगदीश मंदिर जिसे सपनों का मंदिर कहते हैं उदयपुर के अंदर लगी हुई है। प्रशस्तियों में अगर अपन बात करें कि जो रणकपुर प्रशस्ति है, इस रणकपुर प्रशस्ति के अंदर बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। अब अगर रणकपुर जैन मंदिर की बात करें तो रणकपुर जैन मंदिर 1444 खंभों पर बना है, इसलिए इसे खंभों का शहर कहते हैं। इसे नलिनी गुल्म विमान कहते हैं, इसे त्रिलोक्य दीपक कहते हैं और इसे त्रिभुवन विहार कहते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर आदिनाथ जी को समर्पित रणकपुर जैन मंदिर है। इस रणकपुर जैन मंदिर यहाँ पर बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग बताने वाली प्रशस्ति लिखी हुई है। खंभों का शहर रणकपुर जैन मंदिर में एक पातरियारो देहरो है, जिसे अश्लील मूर्तियों के कारण वैश्य मंदिर भी कहा जाता है। रणकपुर जैन मंदिर मथाई नदी के किनारे के ऊपर। रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान दर्णकशाह पोरवाल ने कराया था, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी सोम सुंदर सूरी ने। तो रणकपुर जैन मंदिर रणकपुर पाली के अंदर है। बप्पा रावल काल भोज दोनों को क्या बताया है? अलग अलग बताया है। रणकपुर जैन मंदिर रणकपुर पाली, जिसे खंभों का शहर, नलिनी गुल्म विमान, त्रिलोक्य दीपक, त्रिभुवन विहार कहा जाता है। दर्णकशाह पोरवाल ने इसका निर्माण कराया था और इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो सोम सुंदर सूरी ने की थी। रणकपुर जैन मंदिर मथाई नदी के किनारे के ऊपर स्थित है। बप्पा रावल के बाद में एक मेवाड़ के शासक अल्लट की बात करते हैं। ये जो अल्लट है, इस अल्लट का विवाह है हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ में हुआ था। हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ में मेवाड़ के शासक अल्लट का विवाह हुआ था। अगर अपन अल्लट की बात करें तो मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही और प्रशासनिक व्यवस्था, नौकरशाही और प्रशासनिक जो व्यवस्था है, इसकी जो शुरुआत करने वाले कौन है? तो अल्लट है। और अल्लट का विवाह हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ में होता है। हरिया देवी हूण राजकुमारी यानी कि अपना प्रथम जो इंटरनेशनल विवाह है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो अपना विवाह है, वो अल्लट ने किया था हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ।
विदेशी जो दुल्हन है वो अपने यहाँ आई। मैंने बताया कि अपने हूणों से संबंधित शक, हूण, कुषाण, युचि, योद्धे, अर्जुनयन, ये जो लोग हैं, ये मालव, ये बाहरी आक्रमणकारी जातियां थी। वो बाहरी आक्रमणकारी जातियां भारत में आके बस गई। इस तरह की बात कहते हैं कर्नल जेम्स टोड, ब्रूक, क्रूक और स्मिथ। और ये राजपूतों को विदेशी मूल का सिद्धांत लागू करते हैं कि राजपूत विदेशी थे। तो जो हूण है, उन हूणों से संबंधित मैंने बताया है कि हूण शासक तोरमान का पुत्र मिहिर कुल बारडोली रावतपाटा चित्तौड़ के अंदर गुप्तकालीन शिव मंदिर का क्या करता है, निर्माण करता है। और हूणों से संबंधित दूसरी जानकारी कि हूण राजकुमारी हरिया देवी का विवाह कैसे होता है, अल्लट से। अल्लट के समय इन्होंने, नागदा मेवाड़ की राजधानी है, मगर इनके समय जो आहड़ है, ये आहड़ अपने उदयपुर के अंदर, ये आहड़ उदयपुर एक महत्वपूर्ण समृद्ध एक शहर बन गया था। इसलिए इसे मेवाड़ की दूसरी राजधानी, मेवाड़ की दूसरी राजधानी, तो मेवाड़ की दूसरी राजधानी आहड़ को किसने बनाया, अल्लट ने। पहले कौन सी है, नागदा। नागदा कंटिन्यू राजधानी अपनी चली रही है। ये जो आहड़ है, ये आहड़ एक सभ्यता है। आहड़ क्या है, एक सभ्यता। और आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे पर है। किस नदी के किनारे है, आयड़ नदी। तो आयड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे पर तांबा गलाने की भट्टियां मिली हैं यहां से, इसलिए इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। ताम्रवती नगरी। तो आहड़ का उपनाम क्या है, ताम्रवती नगरी। इसे सभ्यताओं का संग्रहालय कहा जाता है, सभ्यताओं का संग्रहालय। तो सभ्यताओं का संग्रहालय और ताम्रवती नगरी आहड़ को कहा जाता है। इस आहड़ का जो प्राचीन नाम था वो था धूलकोट, और इसे अघाटपुर भी कहते थे। तो अघाटपुर और धूलकोट किसका प्राचीन नाम है, आहड़ का प्राचीन नाम है। आहड़ कहां पर, उदयपुर। इसे मेवाड़ की दूसरी राजधानी किसने बनाया, अल्लट ने। आहड़ एक सभ्यता है जो आयड़ नदी के किनारे पर विकसित हुई। ताम्रवती नगरी और सभ्यताओं का संग्रहालय इसके उपनाम है, और इसका जो प्राचीन नाम है वो धूलकोट और अघाटपुर है। अगर अपन बात करें कि जो आयड़ है, ये आयड़ नदी, इस आयड़ नदी का जो उद्गम होता है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से होती है। गोगुंदा की पहाड़ियां अपने उदयपुर के अंदर है। तो गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से आयड़ नदी का उद्गम होता है। और ये आयड़ नदी जब उदय सागर झील, उदय सागर, तो उदय सागर झील कहां पर है, उदयपुर के अंदर। तो उदय सागर झील उदयपुर में गिरने के बाद जब ये नदी बाहर निकलती है तब इसका नाम हो जाता है बेड़च। और ये वही बेड़च है जिसके किनारे के ऊपर प्राचीन नगरी सभ्यता डेवलप हुई। नगरी जिसका प्राचीन नाम मध्यमिका था, वो किस नदी के किनारे पर डेवलप हुई, बेड़च नदी। इसी नगरी से सिवी जनपद के सिक्के मिले हैं। प्राचीन सिवी जनपद की राजधानी नगरी जिसका प्राचीन नाम मध्यमिका। और ये बेड़च नदी के अंदर चित्तौड़ दुर्ग के पास में गंभीरी नदी आके मिलती है। तो जो गंभीरी नदी है, ये बेड़च और गंभीरी नदी जो दोनों है, इसके किनारे के ऊपर अपने राजस्थान का सबसे मजबूत और सबसे सशक्त दुर्ग है, उसका नाम क्या है, तो चित्तौड़। तो जो चित्तौड़ दुर्ग है वो बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे के ऊपर। फिर ये जो बेड़च है ये बनास नदी में मिलती है, और एक छोटी नदी इसके अंदर आके मिलती है जिसका नाम होता है मेनाली, जो मेनाल जलप्रपात भी बनाती है। और फिर यहां पर एक त्रिवेणी संगम बनता है जिसको अपन कहते हैं बिगोद भिलवाड़ा। बिगोद भिलवाड़ा। तो बिगोद भिलवाड़ा के अंदर त्रिवेणी संगम है, बनास, बेड़च और मेनाली का। फिर बनास यमुना में, बनास चंबल में, चंबल यमुना में, और यमुना गंगा के अंदर, और गंगा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल। बेड़च बनास में, बनास यमुना में, यमुना गंगा में, गंगा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी। तो ये जो नदियां हैं ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है।
चंबल, गंभीर जो महावीर जी की पहाड़ियां करौली से निकलती है, और बाणगंगा जो विराटनगर की पहाड़ियों से निकलती है, ये सीधे ये 3 नदियां यमुना में जाती है और इन्हीं के मार्फत अपना जल बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो मैंने आहड़ की बताई है। इस तरह से अगर मैं कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताओं की बात करूं तो सबसे प्रमुख सभ्यता है जिसको कहते हैं कालीबंगा। ये कालीबंगा अपने हनुमानगढ़ में, तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में है और ये घग्गर नदी के किनारे पर है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि राजस्थान के अंदर जो बेराट सभ्यता है, वो बेराट सभ्यता कहां पर है? जयपुर के अंदर है। अब ये कोटपुतली और बहरोड जिले के अंदर है। किस नदी के किनारे? तो अपने को पता है कि ये बाणगंगा नदी के किनारे के ऊपर विकसित हुई है। और इसका अगर प्राचीन नाम की बात करें तो यह है विराटनगर, जहां से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। अगर मैं यहां लिखूं कि मैं सभ्यता की बात करूं, गणेश्वर सभ्यता, ये गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना जो नया जिला बन गया था, उस नीम का थाना सीकर के अंदर है। मगर नीम का थाना अब नया जिला नहीं रहा, तो नीम का थाना सीकर में गणेश्वर सभ्यता, और ये कांतली नदी के किनारे है। कांतली नदी के किनारे पर देखो आहड़ से सभ्यता है। इस आहड़ सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो ये आहड़ सभ्यता है। यहाँ पर ये जैसे आहड़ सभ्यता है तो यहाँ तांबा गलाने की पट्टियां मिली, इसलिए इसे ताम्रवती नगरी कहा गया है। मगर इसके बाद में गणेश्वर सभ्यता की खोज हुई और पता चला कि ये तो इससे भी ज्यादा तांबा का समृद्ध स्थल है, तब इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा गया। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जो जननी है वो किसे कहा जाता है? गणेश्वर सीकर को कहा जाता है। इसी तरह से अगर अपन बात करें राजस्थान की पाषाणकालीन सभ्यता, बागोर, और बागोर सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर, और ये कोठारी नदी के किनारे के ऊपर। बागोर सभ्यता में अति सूक्ष्म हथियारों की प्राप्ति हुई है। यहां से घरों में जानवरों की हड्डियां भी मिली है, जिससे पशुपालन के सबसे पहले अवशेष अपने को बागोर भीलवाड़ा से मिलते हैं। सबसे पहले कृषि के जो अवशेष है वो कालीबंगा से मिलते हैं। मौर्यकालीन बौद्ध धर्म की जानकारी बेराट से होती है। मछली पकड़ने के कांटे, बाले, बर्छियां, हथियार, कपिस्वर्णी पोत, बहुत सारे जो बर्तन है वो और हथियार है वो गणेश्वर सीकर से मिले हैं, तांबे के सबसे ज्यादा। जबकि ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं? आहड़ को। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? गणेश्वर को। अपन बात कर रहे हैं अल्लट की। इस अल्लट के बाद में एक शासक आता है जिसका नाम होता है शक्ति कुमार। ये शक्ति कुमार अपने मेवाड़ के अंदर 10वीं शताब्दी के अंदर होता है। 10वीं शताब्दी का मतलब 901 से लेकर 1000 तक। अभी चल रही 21वीं शताब्दी, 2001 से लेकर 2100 तक। 20वीं शताब्दी 1901 से लगाकर 2000 तक। तो 10वीं शताब्दी में यहाँ का एक शासक बनता है शक्ति कुमार। इस शक्ति कुमार के समय परमार राजा मुंज चित्तौड़ पर आधिपत्य कर लेता है, और परमार राजा मुंज का जो वंशज होता है जिसका नाम होता है परमार राजा भोज। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। तो जो परमार राजा भोज है मालवा का शासक, ये 10वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं जब शक्ति कुमार के समय परमार राजा मुंज चित्तौड़ के ऊपर आधिपत्य कर लेता है, और उसका जो वंशज है परमार राजा भोज, ये चित्तौड़ दुर्ग के अंदर त्रिभुवन नारायण मंदिर, तो त्रिभुवन नारायण मंदिर कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर। और ये त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़ में किसने बनाया? परमार राजा भोज ने। इस परमार राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया। इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का बाद में जीर्णोद्धार कराएगा अपने लाखा और हंसाबाई का जो पुत्र है उसका नाम है मोकल। और ये मोकल इसका जीर्णोद्धार कराकर इसका नाम रख देगा समधीश्वर मंदिर।
समदेश्वर मंदिर। तो समदेश्वर मंदिर कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर, जिसका निर्माण किसने कराया या जीर्णोद्धार किसने कराया? मोकल ने। जबकि इसका पहले नाम क्या था? त्रिभुवन नारायण मंदिर। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर कहां था? चित्तौड़ के अंदर। और त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? भोज ने। क्योंकि शक्ति कुमार के समय 10वीं शताब्दी के अंदर मेवाड़ पर परमार राजा मुंज, मालवा के अंदर कौन है ये? परमार। तो परमार राजा मुंज ने आधिपत्य कर लिया था। मैंने बताया था अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। 4 योद्धा उत्पन्न हुए वशिष्ठ मुनि के अग्निकुंड माउंट आबू सिरों से। बात कौन बताता है? चंद्रबरदाई अपनी रचना पृथ्वीराज दासों में बताता है। तो 4 योद्धा होते हुए प्रतिहार कहां पर? मारवाड़ के ऊपर, फिर बाद में राठौड़। परमार कहां पर? मालवा, प्रतापगढ़, झालावाड़ के बीच का भूभाग। चालुक्य और सोलंकी गुजरात के अंदर शासन करते हैं। और चौहान जिन्हें चाहमान भी कहते हैं, चारों दिशाओं के अंदर अपना आधिपत्य स्थापित करने के कारण उनको क्या कहा गया है? चाहमान या चौहान, जो अपने अजमेर, बाद में दिल्ली के ऊपर शासन करते हैं। तो ये शक्ति कुमार का समय था। इसके बाद में जो कुछ समय अपने मेवाड़ के अंदर हल्की सी अराजकता और हल्का सा शांति वातावरण रहता है। उसके बाद में 11वीं 12वीं शताब्दी के अंदर पुनः रण सिंह और कर्ण सिंह आता है। वहां से एक बहुत बड़ी ब्रांचेज अपने को देखने को मिलती है, जिसमें से सिसोदिया की भी बात करेंगे अपन, वागड़ क्षेत्र में भी जाएंगे, डूंगरपुर महासोड़ा की भी बात करेंगे अपन, और रावल शाखा की बात करेंगे, राणा शाखा की बात करेंगे, और हम अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह तक अपन जैसे, तो ये अपन बात करेंगे, कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और मेरे सभी वीडियो देखिए। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, सारा समग्र रूप से आपको अध्ययन कराने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।